अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बताएंगे ये जो डॉलर गिरने का एक जिसे कहते हैं ना, वो एक बजाया जा रहा है छनकना कामरान खान जैसे टाउटों के ज़रिए। ये क्या वाकई सच है? फ़ौज के स्टेप्स लेने के बाद क्या डॉलर मुंह के बल गिर रहा है और रुपए को कोई स्टेरॉइड्स के लग गए हैं टीके कि वो ठक करके ऊपर जा रहा है? ज़रा ये आपको बताएंगे इसकी अंदर की कहानी। जबकि उसके अलावा जो कहा जा रहा है कि 25 से 75 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है और बस थोड़े दिनों की बात है, पाकिस्तानी इकॉनमी इस तरह का टेक ऑफ करेगी कि नासा के रॉकेट की तरह चांद तक जाएगी और चीन अमेरिका सबको पीछे छोड़ देगी। तो इस सब पर ज़रा बात करेंगे। तो देखिए, तीसरी जो चीज़ हम आपको बताएंगे वो है कि क्या अब बिलाखिर वो टिपिंग पॉइंट आ रहा है जहाँ पर जो 9 मई के बाद जिस तरह से फ़ौज ने हर ज़िंदगी के शोबे में अदलिया से लेकर तो तमाम सिविलियन महकमों से लेकर तो पार्लियामेंट से लेकर तो सियासत हर जगह पे अनमैच्ड स्पेस इंक्रोच की, क्या अब वो टिपिंग पॉइंट आ रहा है कि अब चीज़ें वापस जाएंगी, पुश बैक शुरू हो रहा है? ये हम आपको बताएंगे। वो बड़ी लड़ाई जो अब लड़ी जाने का वक्त करीब आ रहा है, दिनों में हफ्तों में, वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, पहली बात यह है कि ये जो कामरान खान जैसे गुमाश्ते होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में जो ये अपने 2-2 मिनट के वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करवा के ट्वीट करते थे, जो ट्वीट्स जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए इन्होंने किए हुए हैं, उन ट्वीट्स के अल्फाज देखें, इनके उन वीलॉग्स में बयान किए गए ख्वाब देखें जो इन्होंने दिखाए आप लोगों को, और अब जो जनरल आसिम मुनीर के लिए जो कुछ फरमा रहे हैं, आप फिर उसको भी दोबारा सुनिए। अगर आपको रत्ती बराबर भी फ़र्क पता चले, एक लफ्ज़ भी इधर उधर हुआ नज़र आए, एक भी कोमा फुल स्टॉप आगे पीछे हुआ नज़र आए, तो ये मामूली से सहाफ़ी असद अली तूर का गिरबान होगा और आपका हाथ होगा। ये मनोवन वही बातें कर रहे हैं और इसी से मेरा और ज़्यादा खौफ बढ़ रहा है कि ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से, ये तो वही कामरान खान है, वही तबलची हैं, वही सारे हैं, वही धुनें हमें सुनाई जा रही हैं, वही गानों के बोल हैं, और ये हमें कह रहे हैं कि अब की दफ़ा जनरल आसिम मुनीर हमें संवारने और बचाने निकल पड़े हैं, हमारे नए मसीहा आ गए हैं। अब तो हमारी बस हो गई है 75 सालों से मसीहा देख देख के, मसीहा के बूट पॉलिश कर करके कितना और हम लोग गुजारे यार। क्या करें, हमसे क्या चाह रहे हैं आप लोग? कितना और, कितना और? ये जो झूठ बोलते हैं लोग, इनका झूठ बोल के भी अभी तक दिल नहीं भरा। इतना पैसा इन्होंने बना लिया। कामरान खान कराची में कुछ 1.5-2 अरब के घर में रहते हैं, अरबों रुपए की उनकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है। जब भी स्टॉक मार्केट उठे तो कामरान खान नाच रहा होता है, और जब भी स्टॉक मार्केट में 100 पॉइंट्स भी गिने तो कामरान खान की चौं चौं नहीं रुक रही होती। ये तो मलिक रियाज के टाउट और ये सब लोग, वकील करीम ढेडी, ये लोग कौन है क्या हम नहीं जानते? इन्होंने कैसे पैसा बनाया क्या हमें नहीं पता? अब अगर ये लोग मुल्क में माशी बहाली और करप्शन के खिलाफ शफाफियत के हक में बातें करने शुरू कर दें, तो हमें इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए कि अब तो लगता है पहले हमें मारा जा रहा था, अब हमें दफनाने का वक्त आ गया। ठीक है, ये नहीं कि कोई इस मुल्क में शफाफियत की वो बात तो करे जो खुद शफाफ हो।
या कम से कम थोड़ा ही शफाफ हो, जिसका माजी थोड़ा ही साफ हो। फौज को भी मिलते हैं तो यही लोग मिलते हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि फौज की अपनी नीयत क्या होती है। अगर मुल्क बदलने की इतनी ही ख्वाहिश थी, इकॉनमी बेहतर करने की इतनी ख्वाहिश थी, फौज को ये नहीं चाहिए था कि वो मुल्क पर दोबारा बालादस्ती हासिल करे और 9 मई को जवाब बना के पूरे मुल्क के निज़ाम को तहस नहस कर दे, चाहे वो अदलिया हो या पॉलिटिक्स हो या बाकी सारा निज़ाम हो। अगर ये फ़ौज की नीयत नहीं थी और वो सिद्के दिल से रहती थी कि मुल्क में माशी बहाली हो, अच्छा निज़ाम आए, अच्छा मुल्क चले, तो यकीन मानिए ये अनवर काकड़, ये सरफराज बुगटी, इन लोगों को ला के ना लगाती। एक इनमें से टके का भी अहल नहीं है, टके का भी इनमें से ना अहल तरीन लोग ला के बिठाए और कह रहे हैं कि हम लोग मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। ये तो लाई इसलिए गए हैं कि ये फेस होंगे गाली खाने के लिए, और सारा पीछे से हम बाजू मरोड़ेंगे हर पाकिस्तानी की, झूठी FIR दे के, झूठे मुकदमे दर्ज करके, इस अदालत से ज़मानत मिलेगी तो उस केस में अंदर डाल देंगे, उससे मिलेगी तो 3 MPO में उठा के ले जाएंगे, उधर से निकलेगा तो दहशतगर्दी में डाल देंगे, वहाँ से निकलेगा तो FIA उठा के ले जाएगी, वहाँ से निकलेगा तो CTD उठा के ले जाएगी, वहाँ से निकलेगा तो किसी दूसरे सूबे की पुलिस उठा के ले जाएगी, वहाँ से निकलेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कंट्री। तो जो लोग ये कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, या वो लोग मुल्क के साथ मुखलिस हैं जो मुल्क के निज़ाम को तबाह कर रहे हैं, जो कवानीन को बजाय इसके कि रूल ऑफ लॉ के लिए इस्तेमाल करें, जंगल का कानून बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? वो लोग मुल्क की बेहतरी चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हम इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं और बाकी इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। ये मुखलिस होने की निशानी है। और ये डॉलर गिर रहा है जी, फलान गिर रहा है, ये सब कुछ वो नज़र का धोखा है जिसके नाम पर इस मुल्क में शख्सी आज़ादियाँ और आपके घरों की इज़्ज़तें भी जो रह सह गई हैं वो भी छीनी जा रही हैं। हमें लगाया हुआ इसको, देखो देखो देखो, देखो डॉलर 7 रुपये नीचे आ गया, 5 रुपये नीचे आ गया, 3 रुपये नीचे आ गया, जबकि दूसरी तरफ हमें ये नहीं दिखा रहे कि अदलिया के फैसलों के साथ क्या हो रहा है, चादर चार दीवारी के साथ क्या हो रहा है, जो आइन और कानून की बात कर रहा है उसके साथ क्या कर रहे हैं, जो सियासत की बात कर रहा है उसके साथ क्या कर रहे हैं, जो इलेक्शन की बात कर रहा है उसके साथ क्या कर रहे हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। और कामरान खान जैसे भूमपू, ओ हो ये हो गया, ये हो गया, खुशखबरियाँ लगे हुए। आप अगर जानना रहता है ना आपकी मईशत की हालत क्या है और आने वाले दिन में आपकी मईशत की हालत मज़ीद दगरगूं कैसे होने जा रही है, तो आप पढ़िए खुर्रम हुसैन साहब को, डॉन में लिखते हैं, एक्सेप्शनली आउटस्टैंडिंग लिखते हैं इकॉनमी पे, और इतना सादा उनका बयान है कि वो मुझ जैसे एक निकम्मे और एक कम अकल को भी चीज़ें समझ आती हैं कि वो क्या बता रहे हैं। तो आप यकीनन सब लोग मुझसे बहुत बेहतर होंगे, उनको पढ़ा कीजिए। उज़ैर यूनुस साहब को पढ़ा कीजिए, बैरून मुल्क होते हैं, बहुत अच्छी उनकी भी अंडरस्टैंडिंग है, आलमी मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान की चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हैं। शहबाज राना साहब की स्टोरियों को फॉलो कीजिए, आपको अंदाज़ा हो कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। 61,700 अरब रुपया पाकिस्तान पर कर्जा हो गया, आपको मालूम है ये बात? 61,700 रुपया, 700 अरब रुपया कौन अदा करेगा? ये 61,700 अरब रुपया, ठीक है। ये हमें कहा जा रहा है जी 25 अरब डॉलर तो फ़ौरन आ रही है, 75 अरब डॉलर कुल सरमायारी करी जा रही है। ये जो पपेट हुकूमत लाए हैं इसके दौरान 25 अरब डॉलर छोड़िए, 25 अरब डॉलर छोड़िए, 15-20 अरब डॉलर भी इस सरमायाकारी आ जाएगी ना, तो मुझे बात कीजिएगा, कोई नहीं आएगी, कोई हम में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। हमारे दोस्त अरब ममालिक भी हमें अब एक लाइबिलिटी समझते हैं कि हम कितना इनमें इन्वेस्ट करें। ये हर वक्त कहते रहते हैं हमारे अकाउंट में इतने अरब डॉलर रखवा दो, इतने अरब डॉलर रखवा दो, हम डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं। वो कहते हैं कि यार तुम तो कोई काम की ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे, कि कोई डॉक्टर्स हों, कोई इंजीनियर्स हों, कोई IT एक्सपर्ट्स हों, कोई ऐसे लोग तुम प्रोड्यूस कर रहे हो कि हम कहें चलो ठीक है यार ह्यूमन डेवलपमेंट पे तो इनका काम बहुत ज़्यादा है, तो हम इनको कुछ ना कुछ दें। इन अरब ममालिक ने भी पिछले दिनों हमने नाक की लकीरें डाली कि हमारे निकालनी कि हमारे अकाउंट में पैसे डाल दो। उन्होंने कहा नहीं, IMF
से डील करो, आईएमएफ की शराइत मानोगे तो फिर हमसे पैसे मांगने आना। ये थी हमारी हालत। सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर को बकायदा बयान देना पड़ा कि हम अपने दोस्त पाकिस्तान से कहेंगे कि जब हम अपने सऊदी शहरियों से टैक्स लेते हैं तो पाकिस्तान भी अपने शहरियों से टैक्स ले। हम पाकिस्तान को क्यों पैसे दें अपने शहरियों से टैक्स लेकर, जबकि पाकिस्तान अपने शहरियों से टैक्स नहीं ले रहा। कितनी बड़ा हमारे मुंह पे तमाचा था। और यहाँ पर जिनसे टैक्स लेना है ये ताजिर तबका, ये सनतकार तबका, वो सारा आर्मी चीफ की महफिलों में बैठा है, बाहर निकल के झूम रहा है, गुन गा रहा है, मज़ा आ गया, मिलके मज़ा आ गया, ओहो दिन फिर गए। टैक्स कौन अदा कर रहे हैं? हम सैलरीड क्लास टैक्स अदा कर रहे हैं, भारी टैक्स अदा कर रहे हैं। 30-40% हमारी तनख्वाहों पर टैक्स है। उसके बाद जो हम माचिस लेते हैं उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं, हम दूध लेते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, हम ग्रॉसरी के एक एक आइटम पर टैक्स देते हैं, हम घर के तमाम यूटिलिटी बिल्स पर, बिजली पर 48% टैक्स देते हैं। पेट्रोल पर 60% पेट्रोलियम लेवी है, यानी कि वो तकरीबन आप अंदाजा लगा लीजिए 305 रुपये है, तो उसमें अगर 60 रुपये पेट्रोलियम लेवी है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पेट्रोल और फिर बाकी टैक्स उसके अलावा पेट्रोल पे, गैस पर हम भारी टैक्स देते हैं। और क्या दें? ये सनतकार क्या देते हैं बताएं ना कोई हमें, ये ट्रेडर क्या दे रहे हैं कोई बताएं ना हमें। तो और इनसे टैक्स देने की किसकी जरूरत होगी? एफबीआई की जरूरत होगी। वो कहेगा भाई यार ये अकील करीम डेडी को नोटिस भेजा तो पता चलेगा जीएचक्यू से कॉल आ जाएगी, ये जुबैर मोती वाले के हमने टैक्स ऑडिट का बोला तो जीएचक्यू से कॉल आ जाएगी, ये आरिफ हबीब को जाके पूछा कि भाई आपकी इनकम क्या है तो हमें जीएचक्यू से कॉल आ जाएगी। तो फिर वहाँ पे एफबीआई क्या करेगा? तो अब चीज़ ये है कि ये सब कुछ जिस तरफ बढ़ रहा है, और अभी आप देख रहे हैं कि लाइक चौधरी परवेज़ लाई को 10वीं दफ़ा गिरफ्तार किया गया। उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा स्टेप लिया है। उन्होंने डीसी इस्लामाबाद के जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और बहुत ही एक्सेप्शनली आउटस्टैंडिंग जज हैं रूल ऑफ लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग में, और हिस्ट्री में हमें पूरा यकीन है बाबर सत्तार साहब का नाम तारीख में दुरुस्त सिमत में लिखा जाएगा कि वो दुरुस्त सिमत में खड़े हुए थे, आइन के साथ खड़े हुए थे। तो वो अब टिपिंग पॉइंट आ रहा है। जैसे बाबर सत्तार ने आज ऑर्डर करके डीसी के 3 MPO जारी करने के ऑर्डर के इख्तियारात ही सस्पेंड कर दिए हैं। तो अब डीसी इस्लामाबाद किसी को डिटेंशन के ऑर्डर नहीं दे सकते। अब देखिए चौधरी परवेज़ लाई को अब जिस FIR में गिरफ्तार किया गया है उसमें चौधरी परवेज़ लाई नॉमिनेटेड ही नहीं है। जो है ना कि फ़लाँ और नामालूम इतने लोग, उन नामालूम इतने लोगों में अब कहा गया जी कि एक चौधरी परवेज़ लाई थे जो जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ में मुलविस थे। अब अंदाज़ा कीजिए 75-80 साल के चौधरी परवेज़ लाई के जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ कर रहे होंगे, कितनी मज़का खेज बात है। लेकिन इधर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का इसी तरह का मजाक बनाया जा रहा है। लाहौर में भी डीसी को, इस्लामाबाद को शोकाज नोटिस जारी हो गया है, बाकी जगह पे सब कुछ हो रहा है। इससे जाहिर होता है कि अब जुडिशरी उस जगह पर आ गई है कि वहाँ पर वो अब चाहेगी कि रेजिस्ट करना, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि जुडिशरी को दबाना, और इसलिए बार बार अदलिया के ऑर्डर्स डिफाई करवा रही है। जो जज लाहौर हाई कोर्ट के थे जिन्होंने चौधरी परवेज़ लाई की रिहाई का हुक्म दिया था, उनको तो मुल्तान बेंच में भेज दिया गया, जिनके आगे चौधरी परवेज़ लाई का केस मुकर्रर था। आप अंदाजा लगा दीजिए कि इस मुल्क में कुछ ढके छुपे अंदाजे में नहीं हो रहा, ओपनली बताया जा रहा है कि भाई ये जज पसंद नहीं था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, उसको मुल्तान फेंकवा दिया। ठीक है। और ये हमारे यहाँ अभी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बिजनेसमैनों से मुलाकात में कहा कि न्यूट्रल जुडिशरी बहुत ज़रूरी है। जुडिशरी न्यूट्रल नहीं होती सर, इंतहाई अदब से आपसे अर्ज़ करूँगा आर्मी चीफ साहब, जुडिशरी न्यूट्रल नहीं होती। जुडिशरी की बायस होती है आइन के साथ, और जुडिशरी केस जब जजेस बेंच में बैठते हैं न्यूट्रल होकर सुनते हैं, लेकिन जब वो फैसला देते हैं तो वो न्यूट्रल नहीं रहते, वो किसी एक फ्रीक के पलड़े में वज़न डालते हैं, उनकी बायस किसी एक फ्रीक की तरफ जाती है फिर कि ये फ्रीक दुरुस्त है। हाँ, ये आपको
ख्वाहिश रखनी चाहिए कि जुडिशरी आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रही हो, जो कि अभी तक चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब का बेंच नहीं कर रहा था या कर रहा है। इन्होंने आइन और कानून को मोम की नाक बना लिया। कभी इमरान खान के लिए इस तरफ मोड़ते थे, कभी 63A में इस तरफ मोड़ते थे, कभी चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत बहाल कराने के लिए इस तरफ मोड़ते थे, कभी इस तरफ मोड़ते थे। हाँ, ये नहीं होना चाहिए जुडिशरी में। ये ठीक बायस नहीं है जुडिशरी की कि आप ऐसे फैसले देने लग जाएं जो आइन और कानून के मुताबिक ना हो, बल्कि किसी एक शख्सियत के फ़ायदे के लिए हो, एक सियासी जमात के फ़ायदे के लिए हो। हाँ, आपका फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक हो तो वो बेशक जिस भी पार्टी को उससे फ़ायदा पहुंच रहा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेशक आप न्यूट्रल ना भी हों तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि जो फैसला है वो आइन और कानून पर है और ये जज आइन और कानून के साथ खड़े हैं। तो जो पार्टी आइन और कानून के साथ थी उसको फ़ायदा पहुंच गया इनके फैसले। इतनी सी बात है, सादा सी। तो अब आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज़ ईसा 17 सितंबर को ओथ लेने जा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर एक दफ़ा फिर जो अभी चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब और इनके लाइक माइंडेड जो धड़ा था बंदयाल प्लस जजेस का, उन्होंने जो कुछ करके जुडिशरी की रिट की तजलील करवाई और उसको फारिग करवाया, जिस वजह से पलड़ा वाज़े तौर पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हक में झुका हुआ था। अब देखते हैं कि जस्टिस काजी फायज़ साहब वापस आएंगे तो क्या वो पलड़े को वापस लाएंगे, और उसको लाने के लिए यकीनन उनका बड़ा इम्तिहान होगा। और जस्टिस काजी फायज़ साहब की जिस तरह की पर्सनैलिटी है और जो उन्होंने पोजीशन ली और जिस तरह से लोग उनके साथ खड़े हुए और जिस अंदाज से उन्होंने दिलेरी से अपनी वो जंग जीती भी, तो लोगों की उनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। तो अब जो लड़ाई आने वाले दिनों में लड़ी जाएगी उसमें अब आप देखेंगे कि अब एक पुश बैक आएगा, क्योंकि अब वहाँ पे चीज़ें पहुँच गई हैं कि अल्टीमेटली एक पॉइंट आता है कि जहाँ से फिर वो मैक्सिमम हाइट होती है और वहाँ से फिर दोबारा डिक्लाइन शुरू होता है। तो अब जहाँ पे चीज़ें पहुँच गई हैं अब वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो पीक को टच कर गई हैं। अब दोबारा से क्रैकडाउन किया जा रहा है सियासी जमातों के ऊपर और ख़ास तौर पर PTI के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी करने की तैयारी की जा रही है, PMLN पर भी करने की तैयारी की जा रही है, सिविल सोसाइटी पर क्रैकडाउन किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। अब दूसरी वेव उसकी आई है जो अब क्रैकडाउन की, लेकिन वो अब उस जो पिछले 9 मई के बाद जो खौफ की फ़ज़ा कायम की गई थी वो ख़त्म हो रही थी, तो उसको दोबारा उस खौफ की फ़ज़ा को बहाल करने के लिए दूसरे क्रैकडाउन की वेव आई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये दूसरी वेव शायद उस तरह से कामयाब नहीं हो पाएगी। अल्टीमेटली अब पुश बैक आएगा। आने वाले हफ्ते इसमें बहुत ही अहम और दिलचस्प होंगे, और मेरी इन बातों के कहने की वजह कुछ ऐसी मालूमात भी हैं जिससे मुझे लग रहा है कि चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।